रवीना का जाल। यश मलिक के आइलैंड पर इस वक्त 4 ट्रैवल एजेंट बेहद डरे हुए खड़े थे। यश मलिक के आगे, यश मलिक, अब तुम चारों यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, निकल जाओ यहाँ से, और अगले 6 महीने तक कमीशन की बात मत कर देना। बस क्लाइंट भेजते रहो, समझ गए? चारों ट्रैवल कंपनी के मालिक जाने की आज्ञा मिलते ही चारों ऐसे गायब हो गए जैसे शेर को देखकर हिरण गायब हो जाता है। यश मलिक उनको ऐसे भागता देखकर बेहद खुश होता है और फिर अपने राइट हैंड जीवन से, जाओ और देखो कौन है ये चारों पर्यटक। जीवन, पर बॉस यहाँ आने के लिए तो किसी ने बुकिंग नहीं करवाई थी, फिर अचानक में कौन आ गया? यश मलिक, जो भी है अच्छा ही है, शायद अनजान लोग होंगे, गलती से आ गए इस तरफ। जाओ उनकी खातिरदारी का पूरा इंतजाम करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे आइलैंड पर उन चारों को, उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखो, समझे तुम? और अपने सिर को हल्का तिरछा करता है और अपने नुकीले हथियार से सिर को खुजलाते हुए हौले से मुस्कुराता है, और अब उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई थी। जीवन, जी बॉस, मैं अभी वहां जाता हूं, और लगभग दौड़ते हुए वहां से निकल रहा था, जैसे उसे भी इन चारों से मिलने की बहुत ही ज्यादा जल्दी हो। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से उतरकर अमर माधुरी का हाथ पकड़े इस वक्त एक बेहद सख्त सिक्योरिटी रूम में पहुंचा हुआ था, और उनके पीछे वहां के 2 कर्मचारी उनका लगेज उठाए चल रहे थे। सिक्योरिटी ऑफिसर अमर के बैग को एक मशीन में डालता है और उसे पता लग जाता है कि बैग तो पूरा नोटों से भरा हुआ है, और उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक उठती हैं, जैसे उसने चूहे को देख लिया हो। सिक्योरिटी ऑफिसर मुस्कुराते हुए, अरे जाने दो, इनकी हो गई तलाशी, ये हमारे खास मेहमान हैं, और इन चारों को बड़ी इज्जत से बिना तलाशी लिए एक अलग कैबिन में ले जाता है और वहां बिठा देता है। अमर, देखा, मेरे बैग की तलाशी लेने के बाद ही इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी बाकी तलाशी लेने की। माधुरी, पर ऐसा क्या है तुम्हारे बैग में जो इन्होंने तलाशी नहीं ली हम सबकी? अमर, मैं नोटों के बंडल भर के लाया हूं इस बैग के अंदर, ताकि यहां खर्चा कर सकूं। माधुरी मुंह बनाते हुए, तुम्हें इस तरह नोट बैग में भरकर लाने की क्या जरूरत थी? हम डिजिटल पेमेंट भी तो कर सकते थे। अमर, तुम नहीं समझोगी, और फिर तिरछी नजरों से सामने वाले सोफे पर एक तरफ बैठे अंकित और रवीना को देखता है। माधुरी, अब यहां कब तक बैठेंगे? अमर, शायद कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होंगे। दूसरी तरफ सिक्योरिटी इंचार्ज ने जीवन को फोन मिला दिया था और उसे इंफॉर्मेशन दे रहा था। जीवन, हाँ बोलो, क्या खबर है? चारों के बैग में कोई गलत सामान तो नहीं है ना? सिक्योरिटी इंचार्ज, नहीं बॉस, बल्कि अच्छी खबर है। जीवन, अच्छा, अच्छी खबर? बहुत दिन हो गए अच्छी खबर ना सुने, चल जल्दी से सुना दे। सिक्योरिटी इंचार्ज, बॉस, हमने इनके एक बैग की तलाशी ली है और हमारी मशीन ने अंदाजा लगा लिया है कि उसके अंदर तकरीबन 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। जीवन सिक्योरिटी इंचार्ज की बात सुनते ही एकदम से खड़ा हो गया था। क्या कह रहे हो? 5 करोड़ रुपए एक बैग के अंदर? और कितने बैग हैं इनके पास? क्या सबकी तलाशी नहीं ली? सिक्योरिटी इंचार्ज, अरे बॉस, उनको खुश करने के लिए मैंने तलाशी नहीं ली और उन्हें अब स्पेशल रूम में बैठा दिया है। आप कितनी देर में आ रहे हैं? जीवन, रुको, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, और फिर फोन रख देता है। और लगभग 10 मिनट बाद जीवन लगभग आंखों में ढेर सारा लालच लिए हुए उस रूम में आ रहा था, और उसके पीछे वो सिक्योरिटी ऑफिसर भी। जीवन मुस्कुराते हुए, आइए आइए, आप हमारे खास मेहमान हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको इस आइलैंड की सबसे खूबसूरत जगह में रहने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अमर, क्या आप ट्रैवल एजेंट हैं? जीवन, अरे नहीं नहीं, मैं इस आइलैंड का केयर टेकर हूं और यहाँ आने वाले हर पर्यटक को मैं ही देखता हूँ, इसीलिए अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं। रवीना उठकर जीवन के पास आती है, और आप और केयर टेकर, पर देखने में तो आप बेहद हैंडसम, किसी हीरो की तरह ही लग रहे हैं। जीवन उसकी बात सुनकर बड़े ही हल्के से सांस लेने लगता है, जैसे उसे उसका ये मजाक पसंद आया हो। क्या कह रही है मैडम, मैं और कहाँ हीरो? आइए आप लोग, और अपने साथ आए लोगों को इनका सामान होटल में पहुंचा देने के लिए कहता है। अमर, आप काफी दिलचस्प इंसान मालूम पड़ते हैं। वैसे आपका ये आइलैंड घूमने लायक है भी या नहीं? कभी हम यहाँ आकर बेवजह अपना टाइम खराब करके चले जाएं? अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों को 1 पैसा नहीं देने वाला हूं, याद रखना। जीवन उसकी बात सुनकर मन ही मन में, ये तो कुछ खड़ूस किस्म का लग रहा है, और फिर अपने दांत दिखाते हुए, हाँ जी, आप फिक्र क्यों करते हैं, आप यहाँ अभी आए, थोड़े समय बाद आप यहाँ से जाने का विचार ही त्याग देंगे।
आपको यहीं रहने का मन करेगा? माधुरी, वाह कितनी खूबसूरत जगह है ये, मेरा तो इस जगह पर दिल आ गया। वो उधर जो होटल है, हम वहीं क्यों नहीं रुक जाते? वहां से समुद्री किनारे पर जाना भी आसान रहेगा। अरे जीवन, अरे छोड़िए मैडम, आपको उससे भी अच्छी जगह पर ले जा रहा हूं, आप बस देखते जाइए। और अभी जीवन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तरफ से एक नकाबपोश तेजी से भागता हुआ आया और माधुरी के हाथ में पकड़ा पर्स छीनकर आगे को भाग जाता है। और वो भाग भी बेहद तेजी से रहा था। माधुरी चिल्ला उठी, मेरा पर्स पकड़ो उसे, चोर चोर। जीवन उस चोर को भागता देखकर मन ही मन में, ये कमीने अभी से शुरू हो गए, कहीं ये चारों वापस ना चले जाए। अमर, जीवन जी ये क्या है? अभी हमने आइलैंड पर ढंग से पैर भी नहीं रखा है कि पहले ही झपट मार आ गए। आपका ये आइलैंड है या लुटेरों का अड्डा? जीवन, अरे अरे सर नाराज मत होइए, वो तो एक पागल इंसान है, अब क्या करें, पागल को कुछ कहा थोड़ी जाता है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द हम आपका पर्स बरामद करके आपके कमरे में भिजवा देंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आप चलिए मेरे साथ और आनंद लीजिए इस आइलैंड का। रवीना, जीवन जी मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है आपके इस आइलैंड पर। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ आसपास रह रहे लोग हमें खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं? कहीं ये लोग हमें खाने के मूड में तो नहीं है? जीवन, अरे नहीं नहीं, दरअसल यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और इस वजह से इन लोगों को बाहर के लोगों की इतनी आदत नहीं है, इसीलिए आप लोगों को ऐसे देख रहे हैं। अभी ये कुछ और ही आगे बढ़े थे कि एक और आदमी एक तरफ से तेजी से भागता हुआ आता है और अंकित के सिर पर पहनी हुई हैट को उतार कर एक तरफ को भाग जाता है। अंकित चिल्लाते हुए उसके पीछे पड़ जाता है, अबे रुक साले, तुझे मैं बताता हूं कहां तक भागेगा। पर वो आदमी बहुत तेज था, बहुत जल्दी वो अंकित की आंखों से ओझल हो गया और अंकित मुंह लटकाए दोबारा उनके पास आ जाता है। रवीना, ये क्या हो रहा है मिस्टर जीवन? मुझे तो लगता है कि होटल के रूम तक पहुंचते पहुंचते कहीं हमारे कपड़े भी ना उतार लिए जाए। मुझे तो अब डर लगने लगा है। और अपने दोनों बाजुओं को अपने बदन से लपेट लेती है। माधुरी, मैं तो हैरान हूं, ऐसा पहली बार हो रहा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना अमर, तुम कहीं और चलने का प्लान बनाओ, और तुमने इस आइलैंड का सुझाव दिया था। अब देख लो यहाँ क्या हो रहा है, पहले मेरा पर्स और अब अंकित की हैट। अभी तो पता नहीं क्या क्या यहाँ के लोग हमसे छीन कर भागने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गुस्से से अपने चारों तरफ नजर देखती है। जीवन, अरे अरे मैडम आप नाराज मत होइए, इनकी हैट भी बहुत जल्द वापस आ जाएगी। माधुरी गुस्से से, अरे कैसे आ जाएगी? क्या आप जानते हैं इन दोनों को, या ये दोनों यहाँ से चुरा कर आपके ऑफिस में जमा कराएंगे? बोलिए, जवाब दीजिए मेरी बात का। और फिर अमर की तरफ देखते हुए, चलो अमर, हम अभी वापस चलेंगे यहाँ से, हमें यहाँ बिल्कुल नहीं रहना है। और आप मिस्टर जीवन हमारा लगेज वापस हेलीपैड पर पहुंचा दें, हम अभी वापस जा रहे हैं। जीवन उसकी बात सुनकर एकदम से थोड़ा नर्वस हो गया, पर अभी वो कुछ बोलता उससे पहले ही अमर बोल पड़ता है। अमर, अरे यार छोड़ो, तुम भी क्यों इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रही हो? कोई बात नहीं, यहाँ के लोगों ने ऐसी चीजें देखी नहीं है और उन्हें ये चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, तो उन्होंने हमसे ले ली। बल्कि हमें तो यहाँ के लोगों के लिए खुद ही ढेर सारी वस्तुएं लेकर आनी चाहिए थी, जो हम यहाँ बांट सकते थे। अगली बार जब भी आएंगे हम ढेर सारा सामान लेकर आएंगे। चलो अब कोई बात नहीं। जीवन अमर की बात सुनकर, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, यहाँ के लोगों को क्या पता, सब यहीं के आदिवासी टाइप लोग हैं। रवीना तिरछी नजरों से देखते हुए, पर लगते तो नहीं है आदिवासी। और फिर हंसते हुए, आप कह रहे हैं तो होंगे। अंकित, चलिए अब आगे। और फिर वो चारों आगे बढ़ जाते हैं। पर अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें एक तरफ से बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है, बचाओ बचाओ। माधुरी, हमारी ये आवाज उस तरफ से आ रही है, समंदर के किनारे से, मुझे लगता है वहां कोई मुश्किल में है। अमर, तो फिर मैं क्या करूं यार, आइलैंड का केयर टेकर तो ये जीवन है, इन्हें देखना चाहिए कि मसला क्या है। और फिर अरे मिस्टर जीवन, जल्दी से देखो उधर क्या हंगामा हो रहा है, मुझे तो कोई बड़ी समस्या नजर आ रही है, जल्दी चलिए उधर। जीवन, हाँ हाँ चलो। और फिर उस तरफ को भाग पड़ता है जिधर से बचाव बचाव का चोर आ रहा था। और वहां पहुंचकर वाकई में समस्या बड़ी ही नजर आ रही थी। 10 गुंडे एक आदमी को पीट रहे थे और 2 आदमियों ने एक औरत को एक तरफ पकड़ रखा था। जीवन, क्या कर रहे हो, इन्हें छोड़ो, क्यों मार रहे हो? वो गुंडे टाइप आदमी उन दोनों को छोड़ देते हैं। और फिर, जीवन भाई, ये दोनों हमें पूरे पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए हम इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। आदमी जो लगभग घायल हो गया था, कैसे पैसे?
हम तो यहाँ पर आराम कर रहे थे, फिर पता नहीं अगर क्या बोलने लगे। हमारे साथ खेल खेलो, हमने मना किया तो मारना पीटना शुरू कर दिया। एक गुंडा, देखो ये जगह हमारी है और तुम दोनों यहाँ आराम कर रहे थे, तो हमें पैसे दो वरना हम तुम्हें मारेंगे। आदमी, पर ये जगह तो उस होटल की है, उस होटल के मालिक ने कहा कि तुम वहां जा सकते हो। जीवन, अरे छोड़ो, तुम जाओ और यहाँ से भाग जाओ। दोबारा से किसी को मारा पीटा तो मैं तुम्हें इस आइलैंड से भगा दूंगा। कोई भी जगह तुम्हारी नहीं है, समझे? जाओ तुम चारों, भागो यहाँ से। और फिर वो गुंडे वहां से निकल जाते हैं। औरत, हम इस जगह पर नहीं रहेंगे, हम वापस जा रहे हैं। आपके इस आइलैंड पर तो बार बार कोई ना कोई गलत काम होना ही है हमारे साथ। ऐसा लग रहा है जाने के वक्त तक शायद हम जिंदा ही बच पाएंगे। और दोनों औरत आदमी वहां से निकल जाते हैं अपने होटल के रूम की तरफ। माधुरी माधुरी अब काफी डर गई थी और वो घबराते हुए, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखो, तुमने देखा कैसे वो लोग इन दोनों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। कहीं कल को हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार ना हो जाए। चलो हमें कहीं और चलना चाहिए। अमर माधुरी की बात सुनकर कुछ सोचने लग जाता है और अपने सिर के बालों को पकड़ लेता है। मिस्टर जीवन, क्या है ये सब? ऐसे में कौन यहाँ आना चाहेगा? मुझे लगता है हमें भी अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। जीवन, अरे सर, आप नाराज मत होइए, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की अपनी जमीन भी है और पर्यटक उनकी जमीन पर आकर ऐशो आराम करते हैं, इसलिए झगड़ा हो जाता है। माधुरी, आप चुप रहिए मिस्टर जीवन, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। हम वापस जा रहे हैं, अभी के अभी। आप फोन करके हमारा सामान मंगवा दीजिए, हम अभी वापस जाएंगे। अमर रवीना की तरफ देखता है और उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है और रवीना उसका इशारा बेहद आसानी से समझ जाती है। रवीना, अरे छोड़ो माधुरी, अब इतना भी ज्यादा क्यों दुखी हो रही है? चलो होटल में चलते हैं और आराम करते हैं। और मिस्टर जीवन, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो फिर मैं आपकी ये प्यारी सी नाक तोड़ दूंगी। आपको मेरी बात समझ में आ गई? और अपना हाथ उसकी नाक के ऊपर लगाती है। जीवन उसकी बात सुनकर हंसता है। जी बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के साथ कुछ भी अप्रिय नहीं होगा। आप बिल्कुल फ्री होकर हमारे आइलैंड पर मस्ती कर सकते हैं। अंकित, आप हर बार यही बोलते रहे और हर बार आपके सामने कुछ ना कुछ घटता जा रहा है। जब आपके सामने ये सब हो रहा है तो आपकी पीठ पीछे जाने क्या क्या होगा। पर चलिए देख लेते हैं आपके इस आइलैंड को भी। जीवन के चेहरे पर अब फिर से थोड़ी तसल्ली आ गई थी और वो मन ही मन में, अब साला कोई टांग न डाले इनके होटल पहुंचने तक, वरना फिर से इन चारों का मूड उखड़ जाएगा। और मुझे लगता है कि इस बार कहीं ने समझाना मुश्किल ना हो जाए, फिर तो मुझे अभी इन चारों का अपहरण करने का आदेश देना पड़ेगा। अमर जीवन के कंधे पर हाथ डालते हुए, अच्छा भाई जीवन, यहाँ का मालिक कौन है? जीवन, यहाँ के मालिक तो यश मलिक है, उन्हीं के नाम पर तो इस आइलैंड का नाम है। अमर, अच्छा, और कौन है उनकी फैमिली में यहाँ? जीवन, बस एक बेटी है मोना और एक बेटा जिसे प्यार से सब चंपू कहते हैं। अमर, वाह, बहुत ही अच्छा, फिर तो हमें भी मिलवाइए यहाँ के मालिक से, आखिर हम भी तो जाने इतना खूबसूरत आइलैंड उन्होंने बसाया कैसे। जीवन, हाँ हाँ क्यों नहीं, कल या तो दिन का भोजन या फिर रात का भोजन आप उन्हीं के साथ करना, जैसा होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अंकित, वाह, ये हुई ना अब बड़े दिल वाली बात। अच्छा जीवन, और क्या क्या यहाँ देखने के लिए? जीवन, बहुत कुछ है। एक तरफ अंग्रेजों का बनाया हुआ किला है, जहाँ अंग्रेज हमारे देश के क्रांतिकारियों को लाकर यातनाएं देते थे और जब वो मर जाते थे तो उन्हें यहीं समुद्र में शार्क मछलियों को खाने के लिए फेंक देते थे। अमर, ओहो, फिर तो हम उस जेल को देखने अवश्य जाएंगे। ये चारों जीवन के साथ पैदल ही कभी कच्चे और कभी पक्के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे और उस आइलैंड की सुंदरता का आनंद उठा रहे थे। जीवन, उधर देखिए, वो जो होटल है व्हाइट कलर में, वही है, आइए। और फिर सब तेजी से उस तरफ बढ़ जाते हैं। होटल बहुत बड़ा और शानदार था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। माधुरी, वाह, बहुत ही अच्छी जगह है ये, अब पहली बार मुझे अच्छा लगा। और यहाँ शांति भी कितनी है। यहाँ कोई और भी रह रहा है या अभी हम चारों ही हैं? जीवन, अरे मैडम, आइलैंड में बहुत जने हैं, पर इस होटल में अभी आप चारों ही हैं, क्योंकि ये हमारे खास मेहमानों के लिए है। बाकी पर्यटकों को हम इस तरफ कम ही आने देते हैं। यहाँ भरपूर आनंद ले सकते हैं। उधर देखिए, इतना खूबसूरत नजारा है समंदर का। अमर, वाह,
वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हमें हमारे रूम भी दिखा दीजिए जहां हमारा सामान रखा है। जीवन, हाँ हाँ चलिए। माधुरी, मुझे तो अलग रूम चाहिए, स्पेशल रूम। समझ गए आप मिस्टर जीवन? जीवन उसे हैरानी से देखता है और क्या कह रहे हो? क्या 2 कमरों से काम नहीं चलेगा? प्रवीणा, जी नहीं, हमें 4 रूम चाहिए, समझे आप? जीवन हैरानी से थोड़ा मुंह बनाता है और फिर वो उन्हें एक साथ 4 रूम दिखाता है जो कि लाइन से थे। और फिर कुछ समय बाद जीवन मुस्कुराते हुए, अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो आपकी सेवा।
में यहाँ का स्टाफ उपलब्ध है, आप उनसे कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको उसका भुगतान करना होगा। समझ गए आप? रवीना जी सर, बिल्कुल समझ गए। और अपनी एक उंगली उसकी ठोड़ी पर लगाती है और उसकी आंखों में मुस्कुरा कर देखती है। जीवन का तो दिल अब मचल उठा था। शुरुआत में तो उसे लग रहा था जैसे कि ये एक कपल की तरह यहाँ एंजॉय करने आए हैं, पर अब जब 4 रूम अलग अलग ले चुके थे तो उसका दिल भी अब रवीना की खूबसूरती पर आ गया था, और वो भी अब उसकी तरफ देखकर हौले से मुस्कुरा देता है। और फिर जीवन, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, आप भी अपने रूम में आराम कीजिए। माधुरी, अमर और अंकित तीनों अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। जीवन, क्या हुआ मैडम रवीना जी, आप नहीं गए आराम करने? काफी थक गए होंगे ट्रैवलिंग से। रवीना एक लंबी अंगड़ाई लेती है और हाँ, थक तो गई हूँ, पर क्या है कि मुझे पहले कुछ पीना है। क्या आप मुझे हार्ड ड्रिंक दे देंगे? जीवन, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए मेरे साथ, हमारे यहाँ बेहद महंगी शराब की बोतल आप ही के लिए है। और वो आगे बढ़ जाता है एक तरफ को। रवीना, अरे यार रुकिए, हमें छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हैं? और अब तेजी से आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लेती है। अब चलिए। जीवन तो रवीना की सदा पर मर मिटा था और उसने भी रवीना के बाजू को थोड़ा सा अपने बाजू से कस लिया था। कुछ ही मिनटों बाद दोनों एक छोटे से बार के आगे बैठे हुए थे और जीवन अपने हाथों से पैक बनाकर रवीना के हाथों में दे रहा था। जीवन, मुझे तो लगा था कि आप शायद उनकी गर्लफ्रेंड है, पर अब मुझे लगता है अभी आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। रवीना, जी बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों लड़कियां तो सिर्फ इन दोनों को समझने के लिए यहाँ आई हैं कि इनका व्यवहार कैसा है और क्या ये हमारे हस्बैंड बनने लायक हैं भी या नहीं। पर जीवन, पर क्या मैडम रवीना, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? रवीना, जी हाँ, आप जैसे हैंडसम नवयुवक को देखकर और इतने बड़े आइलैंड के केयरटेकर को देखकर सोच रही हूँ कि अब आपको भी समझने की कोशिश कर लूं। वैसे आपकी शादी हो गई है या नहीं? और उसे बेहद नशीली आंखों से देखती है। मोना का प्यार पार्ट 1। रवीना इस वक्त आइलैंड में एक खास मिशन से आई हुई है और इस वक्त आइलैंड के केयरटेकर जीवन के साथ उनकी बेहतरीन बार में बैठी शराब पी रही है और कोशिश कर रही है जीवन को अपनी खूबसूरती के शीशे में कैद करने की। रवीना, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मिस्टर जीवन। वैसे क्या मैं आपको सिर्फ जीवन कह सकती हूँ? और चेयर को सरकाकर उसके करीब ले आती है। जीवन अपनी चेयर पर एकदम सीधा बैठ गया था और अपने आप को बेहद हैंडसम दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बोल सकती हैं। और रही बात आपके सवाल की, तो आपको क्या लगता है, क्या मेरी शादी हो गई होगी? और उसको देखकर मुस्कुराता है। रवीना, लगता तो नहीं है, फिर तो मैं आप पर चांस ले सकती हूँ। आपको कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है ना? जीवन, अरे नहीं, अब आप हमारे क्लाइंट हैं, तो अब आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है और आपकी बात का तो मैं बिल्कुल भी बुरा मानने वाला नहीं। हाँ, पर आपके साथ आई वो दूसरी लड़की कुछ ज्यादा ही घमंडी लग रही है। बात बात पर यहाँ से भागने की बात कर रही थी। अब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है नुकसान, पर आप समझदार हैं जो आपने यहाँ रहने का फैसला किया। रवीना एक लंबी सांस लेती है। अब मुझे चलना चाहिए, हम फिर मिलेंगे जीवन। जीवन, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ आता हूँ। और खुद ही उसकी बाजू को अपने बाजू में ले लेता है और फिर मुस्कुराते हुए, आपको नशा ज्यादा हो गया है, कहीं आप गिर ना पड़े। रवीना, थैंक यू जीवन, आप मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। और उसके बाजू पर अपना सिर भी रख लेती है और फिर लड़खड़ाते कदमों के साथ उसके साथ अपने कमरे तक चल देती है। और अभी रवीना और जीवन कमरे के पास पहुंचे ही थे कि सामने से माधुरी आ पहुंचती है और रवीना को ऐसे नशे में जीवन की बाहों में झूलते देखकर बेहद अजीब सा मुंह बनाती है। जीवन माधुरी को देखकर, इनको थोड़ा ज्यादा नशा हो गया है, तो मैं सिर्फ रूम तक छोड़ने आ रहा हूँ। माधुरी, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर बेड पर भी पटक आओ। जीवन, जी मैडम। और फिर रवीना को अंदर ले जाकर बेड पर लिटा देता है और बाहर आ जाता है और बाहर आकर गैलरी में खड़ी माधुरी को देखता है जो उसका बाहर निकलने का ही इंतजार करती लग रही थी। जीवन, मैडम आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। और फिर हौले से मुस्कुराता है। माधुरी, जी हाँ, आप मेरा और अमर का लंच अमर के रूम में भिजवा दीजिए। जीवन, जी ओके मैडम, मैं नीचे बोल आऊंगा। और फिर वहां से चला जाता है। माधुरी उसे जाते हुए देख रही थी और नीचे हॉल के दरवाजे के पास से
जीवन फिर से पीछे मुड़कर देखता है और माधुरी को अपनी तरफ देखता देखकर सकपका कर वहां से तेजी से निकल जाता है। माधुरी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो अंकित के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अमर इस वक्त बड़े आराम से टीवी पर न्यूज सुन रहा था। माधुरी, ओहो अंकित, क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या करना है इन न्यूज से? और रिमोट उठाकर रोमांटिक सॉन्ग वाला चैनल लगा देती है। अमर मन ही मन में, मैं आ तो गया हूँ इस माधुरी के साथ, पर मैं अपना काम कर कैसे पाऊंगा? ये तो मुझे सोचने का भी वक्त नहीं देगी और ना ही कुछ प्लान बनाने का। माधुरी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? और मैंने लंच यहीं मंगवा लिया है, हम दोनों यहीं लंच करेंगे। अमर, अरे इतनी जल्दी क्या थी? हम बाहर ही घूमते हुए कहीं लंच कर लेते। माधुरी, आज मेरा बिल्कुल भी बाहर जाने का मूड नहीं है। उस केयर टेकर ने पूरा दिमाग घुमा दिया है। और हाँ, अभी तुम्हें एक और बात बताती हूँ। अमर एकदम से उसकी तरफ देखता है। उसकी ये बात सुनकर, कैसी बात? माधुरी, मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त की फ्रेंड, क्या नाम है उसका? हाँ, रवीना, उस जीवन के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है। अमर मुंह बनाते हुए, अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? माधुरी अभी उसी के साथ बार में से शराब पीकर आ रही थी और उसी की बाहों में लुढ़की हुई थी और वो कमीना उसे जबरदस्ती कुछ ज्यादा ही अपने से चिपका रहा था। अमर माधुरी की बात सुनकर बड़ी जोर से हंसता है। तुम भी यार क्या क्या देखती रहती हो। अब रवीना उसे कुछ नहीं कह रही है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम छोड़ो उसे और अपनी बता। और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। माधुरी, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। और उसके बेड से उठकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। अमर बेड से उठते हुए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। माधुरी, बकवास बंद करो वरना मैं अभी अपना चेकआउट कर लूंगी, फिर यहीं पड़े रहना। और हल्के से उसे अपनी आंखें दिखाती है और तभी एक होटल कर्मी उनके लिए खाना ले आता है और माधुरी एक लंबी राहत की सांस लेती है। अमर, इसको भी अभी आना था, सारा मूड ऑफ कर दिया। और फिर खाने की टेबल पर जा बैठता है। माधुरी अमर के लिए खाना लगाती है और खुद के लिए भी। अमर, लंच करके इस आइलैंड पर घूमने चलेंगे, ठीक है? माधुरी, नहीं, मुझे अभी कहीं नहीं जाना है, मैं अभी सिर्फ सोने का मूड बना रही हूँ और अब कल सुबह ही अपने रूम से बाहर निकलूंगी। और हाँ, तुम भी मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। और जैसे अभी तुमने ऐसी हरकत की है, ऐसी हरकत दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। और उसकी आंखों में मुस्कुरा कर देखती है। अमर, अरे यार तुम तो बुरा मान गई, मैं तो सिर्फ एंजॉय कर रहा था, तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इधर ये दोनों अपने में मस्त थे तो दूसरी तरफ अंकित रवीना के कमरे में आया हुआ था और उसे उठा रहा था। अंकित, रवीना, रवीना, अब उठ भी जाओ, देखो लंच आ गया। रवीना थोड़े नशे में उठते हुए, यार इस बेवकूफ को पटाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही पी गई। और फिर उठकर अपने पर्स से नशा उतारने वाली गोली निकालती है और उसे खा लेती है। अंकित, तुम कर रही हो, थोड़ा ध्यान से करना, कहीं अपने चक्कर में खुद ही फंस जाओ और तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। और उसके लिए प्लेट में खगाता है। रवीना, अरे तुम बेफिक्र रहो, मुझे मेरी मर्जी के बिना हाथ लगाने की हिम्मत तो यमराज में भी नहीं है और इस बात का तो तुम्हें भी अच्छे से अनुभव होगा। अंकित उसकी तरफ ही नजरों से देखता है और मुस्कुराता है। तुम हर वक्त मुझे ये एहसास क्यों दिलाती रहती हो? मुझे लगता है एक बार हमें फिर से एक फाइट कर लेनी चाहिए और इस बार मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटने वाला हूँ रवीना, और तुम्हारी ये हसरत तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी। और तभी एकदम से अंकित फल काटने वाला चाकू उठाकर रवीना के चेहरे की तरफ मारने की कोशिश करता है, पर अगले ही पल अंकित की कलाई से रवीना की हथेली आ टकराती है और उसका हाथ टेबल पर रखकर उंगलियों के बीच चाकू आ लगता है। अंकित के माथे पर पसीना आ गया था पर वो अपना हाथ खींचकर आराम से भोजन करने के लिए बैठ जाता है। रवीना भी लंच करने लग गई थी। दूसरी तरफ डॉन सिकंदर, क्या खबर है? क्या वो चारों वहां पहुंच गए हैं? जी मां, जी बॉस, वो वहां चले गए। डॉन सिकंदर, तो अब एक काम करो, तुम दोनों भी वहां चले जाओ और उन पर नजर रखने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि ये अमर हमें धोखा देकर सब दौलत लेकर निकल जाए। वैसे ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि मैंने अपने 2 खास लोगों को इनके साथ भेजा है। ये दोनों अमर के हर काम में दखल देने वाले हैं, पर फिर भी तुम दोनों भी दूर से इन चारों पर नजर बनाए रखना। साका, ठीक है बॉस, हम अभी निकल जाते हैं। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। डॉन सिकंदर, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। और फिर दोनों उसके कमरे से बाहर आ जाते हैं। साका, यार चीमा, मजा आ गया।
बहुत दिनों से कहीं घूमने का प्लान बनाने की सोच रहा था पर चलो अब आइलैंड पर मजा करेंगे और दबा कर दारू पियेंगे। चीमा, अबे साले तुझे पता है तू कहाँ जा रहा है? यहाँ पल पल खतरा मंडराता रहता है। इंसान के ऊपर कब कौन हमला कर दे पता ही नहीं चलता है। साका, हाँ, ये सब बकवास की बातें हैं। वहां भी गुंडे ही हैं और हम भी गुंडे ही हैं। तुम देखना, वहां जाकर तो हम सिर्फ एंजॉय करेंगे और कुछ नहीं। चलो अब जल्दी से अपने भी बैग पैकिंग करके निकल लेते हैं। और दोनों खुशी खुशी अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ इस वक्त आइलैंड के हेलीपैड पर दो इंसान उतर रहे थे और आइलैंड की सुरक्षा कर्मी उन दोनों की जांच पड़ताल कर रहे थे। सुरक्षा कर्मी, सर कितने दिन के लिए आए हैं आप घूमने? एक व्यक्ति, पता नहीं, जब तक दिल करेगा रह लेंगे और जब दिल भर जाएगा तो निकल लेंगे। सुरक्षा कर्मी, ठीक है। और फिर उनकी तलाशी वगैरह लेकर उन्हें अंदर भेज दिया जाता है। दोनों अपना बैग उठाए आइलैंड के अंदर चल पड़ते हैं और एक तरफ खड़े तांगी वाले से किसी अच्छे से होटल में ले चलने के लिए कहते हैं। सुरेश, अगर भाई जगह तो बेहद ही बढ़िया ही लग रही है, यहाँ लंबे समय तक हम रुक सकते हैं। और फिर घोड़ा गाड़ी चलाने वाले से, क्यों भाई कैसी जगह है ये? तांगी वाला, बहुत बढ़िया जगह है मालिक साहब, आपका दिल खुश हो जाएगा। अंगद, अच्छा यहाँ पर इतने लोग तो नजर नहीं आ रहे, बहुत कम लोग ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तांगी वाला, अभी सभी होटल में आराम कर रहे होंगे, शाम के वक्त देखना हर तरफ मेला नजर आएगा आपको। सुरेश, अच्छा आप यहाँ कब से रह रहे हैं? तांगी वाला, बस अभी 2 साल ही हुए हैं यहाँ आए, वैसे मैं बेंगलुरु से था। सुरेश, अच्छा इतनी दूर से यहाँ सिर्फ तुम ये तांगा चलाने आए हो? इससे अच्छा तो बेंगलोर में ही कार चला लेते। तांगे वाला, क्या मालिक जी, वहां कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि मुझे भागना पड़ा और फिर आइलैंड के मालिक ने मुझे अपने यहाँ रहने दिया, वरना वहां होता तो अभी तक जेल की रोटियां तोड़ रहा होता। सुरेश और अंगद हैरानी से उसे देखते हैं। अच्छा ऐसा क्या किया है तुमने? इसका मतलब तुम यहाँ आकर छुप कर रह रहे हो, अपनी पहचान बदल कर? तांगी वाला हंसते हुए, अरे मालिक साहब, अब हम अपराधी नहीं हैं, अपराधी तो हम पहले थे, अब तो हम यहाँ आराम से रहते हैं और आपको इस आइलैंड पर सभी ऐसे ही लोग मिलेंगे जो पुलिस के सताए हुए, समाज के सताए हुए हैं। वहां कोई ना कोई जुर्म करके यहाँ आकर बस जाते हैं। यहाँ तो आपको एक से एक मोस्ट वांटेड अपराधी मिल जाएगा। अंगद, अच्छा अच्छा तो ये बात है, अरे फिर तो हमें भी यहीं बस जाना चाहिए, हम दोनों भी छटे हुए मुजरिम हैं और अब इंडियन पुलिस से जान बचाकर घूम रहे हैं। तांगी वाला, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, यहाँ आपको कोई छू भी नहीं सकता। सुरेश, तो फिर भाई हमारा भी यहीं रहने का इंतजाम करवा दो, हम भी कोई छोटा मोटा काम यहाँ कर लेते हैं। तांगी वाला, इसके लिए तो आपको जीवन भाई से मिलना पड़ेगा, पहले वही आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ रहने की परमिशन दिलवाएंगे अपने मालिक यश मलिक से। सुरेश, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है, हम कैसे यहाँ रह पाएंगे? तुम कुछ करो भाई, ऐसा जुगाड़ के हमें यहाँ कोई दिक्कत ना आए। तांगी वाला कुछ सोचता है और, ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें मुझे 5 लाख देने होंगे, मैं तुम्हें 1 महीने तक अपने घर में रख लूंगा अपना मेहमान बनाकर और इस आइलैंड की अथॉरिटी को यही बोलूंगा कि तुम मेरे पर्सनल रिश्तेदार हो, समझ गए? और फिर धीरे धीरे तुम दोनों का यहीं रहने का बंदोबस्त कर दूंगा, पर उसके लिए 5 लाख और लगेंगे, यानी टोटल 10 लाख का तुम्हें बंदोबस्त करना होगा। और तुम दोनों को देखकर लगता है इतने रुपए का बंदोबस्त तो तुम कर ही सकते हो। अंगद, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम बेफिक्र रहो, 10 लाख क्या, तुम बस हमारा यहाँ रहने का बंदोबस्त करवा दो, हम तुम्हें 2 लाख एक्स्ट्रा दे देंगे। तांगी वाला उसकी बात सुनकर काफी खुश हो गया था और सरपट अपने घोड़े को अपने घर की तरफ दौड़ा ले जाता है और कुछ ही समय बाद एक तरफ जंगल के पास बने घर के सामने घोड़ा गाड़ी रुक जाती है। तांगी वाला उनका सामान उतार कर, आइए आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, और सुरेश और अंगद उसके पीछे उसके घर में चले जाते हैं। तांगी वाला, ये लीजिए यही आपका कमरा है, अब आप यहाँ 1 महीने तक आराम से रह सकते हैं और तब तक आपका यही रहने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। अंगद, ठीक है, हमें ये जगह बहुत पसंद आई और फिर वहां बिछे पलंग पर बैठ जाता है। तांगी वाला वहीं कुर्सी पर बैठते हुए, अच्छा पहले मुझे ये बताइए आप दोनों ने भारत में क्या जुर्म किया है जो वहां से भागना पड़ रहा है? अंगद, पूछो मत यार, हर जुर्म हमने किया हुआ है,
6 राज्यों की पुलिस हम दोनों की तलाश कर रही है। अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस से बचकर हम कहां जाएं। फिरौती, मर्डर, किडनैपिंग, हमने सब काम किए हुए हैं। तांगी वाला, फिर तो आपने बहुत पैसा कमाया होगा। कहाँ रखा है आपने वो सब पैसा? सुरेश, अब क्या बताएं, पैसे का तो जितना कमाया उतना उड़ाया। बस अब तो कुछ ही लाख रुपए पड़े और सोच रहे हैं कि अब इसी आइलैंड पर बस जाए, यहीं एक घर बना लें और कुछ काम धंधा शुरू कर दें। तांगी वाला, हाँ क्यों नहीं, पर यहाँ बसने के बाद तुम्हें यश मलिक के लिए काम करना होगा। अगर वो तुम्हें कभी कोई काम बताएंगे, तुम्हें वो काम भारत में जाकर करके आना पड़ेगा। बोलो, कर पाओगे ये सब? अंगद, क्या कहा? यहाँ रहने के बाद हमें भारत में फिर से गैर कानूनी काम करने जाना पड़ेगा? तांगी वाला, हाँ बिल्कुल। यहाँ रहने की परमिशन तभी तुम्हें मिल पाएगी जब तुम यश मलिक को अपना बॉस स्वीकार कर लोगे और उसके लिए हर काम करने के लिए तैयार रहोगे तब। अंगद कुछ सोचता है और, ठीक है, अगर यश मलिक हमें यहाँ छुपने की जगह दे रहा है तो हम भी उसके लिए 2-4 काम कर ही सकते हैं। तांगी वाला, तो फिर ठीक है, लाओ मेरे 5 लाख रुपए दो। और उसकी आंखें और चेहरा 5 लाख रुपए देखने के लिए मचलने लगती है। अंगद, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लो। और फिर अपना सूटकेस खोलकर उसमें से 5 लाख रुपए निकालकर तांगी वाले की तरफ बढ़ा देता है। तांगी वाला तो जैसे तैयार ही बैठा था पैसा झपटने के लिए। उसने अंगद के हाथ से पैसे झपट ही लिए थे। तांगी वाला, पैसे पूरे हैं ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है? कभी 2-4 नोट कम निकले हैं? सुरेश उसे तिरछी नजरों से देखता है और, अरे नहीं, बस 2-4 नोट फालतू ही निकलेंगे। दरअसल हम पहले ही टिप का पैसा इन बंडल में डाल देते हैं। तांगी वाला, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, अब गिनने की जरूरत ही क्या है। आप आराम से रहें और अगर खाना पीना खाना है तो यहाँ से राइट तरफ चले जाना, वहां एक रेस्टोरेंट है जहाँ खाना खा सकते हैं। अंगद, ठीक है, अब हम पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर बाहर निकलेंगे। तांगी वाला वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था और इसी के साथ साथ बेहद सतर्कता से सुरेश भी उसके पीछे चला गया था। जैसे बिल्ली दबे पांव चलती है, वैसे ही सुरेश भी जा रहा था और वो देख आया था कि ये तांगे वाला 5 लाख कहाँ रख रहा है और उस जगह को देखकर उसकी आंखें खिल गई थी। फिर वो जैसे आगे बढ़ा था वैसे ही दबे कदमों के साथ अपने रूम में आ गया था। अंगद, काम हो गया सुरेश। सुरेश, हाँ हो गया। अब जैसे ही तांगे वाला यहाँ से निकलेगा 5 लाख फिर से हमारे बैग में होंगे। अंगद, ठीक है, अच्छा मैं नहा लेता हूँ और बाथरूम में नहाने चला जाता है। सुरेश भी आराम करने के लिए पलंग पर लेट जाता है। दूसरी तरफ इस वक्त अमर लंच करके बाहर घूमने चला आया था। दरअसल वहां घूमना तो एक बहाना था। वो इस आइलैंड को अच्छी तरह से समझ लेना चाहता था कि कैसे लॉकर लूटने के बाद यहां से निकला जाए और किन लोगों की नजर उस पर पहले पड़ सकती है, उनकी नजरों से कैसे बचा जाए। अमर घूमते हुए जंगल की तरफ निकल गया था और अभी एक छोटी सी जलधारा के पास ही आया था कि एक तरफ से घोड़े पर बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ चली आ रही थी। अमर की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे पहचान जाता है। ये तो यश मलिक की बेटी है मोना। चलो अब जरा इससे भी बात कर ही ले और इसे शीशे में उतारने की कोशिश कर ही ली जाए। पर अमर अभी कुछ करता तभी एक तरफ से एक अजगर ने घोड़े के पैर में लपेटा मार लिया, जिससे घोड़ा एकदम से दहशत में आ गया और बुरी तरह से एक तरफ को उछल पड़ा, जिसके कारण मोना का बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी की जलधारा में जा गिरी और जलधारा के साथ बहती हुई गहरे खड्डे में समा गई। अमर तेजी से भागकर वहां जाता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। मोना के बॉडीगार्ड भी वहां गए थे और वो भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर उस गड्ढे में बन रहे भंवर से बच पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अमर तेजी से एक बेल को तोड़ लाता है और उसे उन दोनों बॉडीगार्ड को पकड़ाकर पानी के गड्ढे में कूद जाता है और मोना को पकड़ लेता है। मोना मदद मिलते ही अमर को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेती है। उसकी जो सांसें उखड़ने लगी थीं, वो पुनः लौट आई थी। उसके दिमाग में जो घबराहट पैदा हो गई थी, अमर का सहारा पाते ही दूर हो गई थी और वो बहुत बुरी तरह से अमर को जकड़ लेती है। दोनों ऊपर खड़े बॉडीगार्ड उन दोनों को धीरे धीरे ऊपर खींच लेते हैं और फिर किनारे पर ले आते हैं। अमर, आप ठीक है ना मैडम? और फिर मोना की पीठ पर दबाव बनाता है ताकि उसके पेट का पानी निकल जाए। मोना लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अपने होश ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अमर उसी के चेहरे को देखे जा रहा था।
और फिर मोना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी और एक अनजान लड़के को अपनी तरफ देखता देखकर उसे अजीब सा लग रहा था, पर अब वो समझ गई थी कि यही मुझे बचाने वाला है। मोना की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं और वो अपने सामने एक बेहद हैंडसम नवयुवक को देख रही थी और फिर अपलक उसी के चेहरे को देखती रह गई थी। अमर मन ही मन में लगता है अब मेरी किस्मत फिर से ठीक पटरी पर लौट आई है। मैं तो इसे पढ़ाने की सोच रहा था, पर हालातों ने खुद ही इसे मेरे करीब पहुंचा दिया। अब तो मजा आ जाएगा। अमर, मैडम आप ठीक तो हैं? आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? और उसके बदन को देखने लगता है। मोना उठकर बैठ जाती है। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना मैं तो शायद अभी तक पाताल में पहुंच चुकी होती, जहां से तो मेरी लाश भी किसी को नहीं मिल पाती। बॉडीगार्ड, मैडम आप ठीक है? चलिए घर चलिए। और अपना सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। मोना उन्हें हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करती है और फिर गुस्से से भड़क जाती है। तुम दोनों मेरे बॉडीगार्ड हो और जब मैं मुसीबत में थी तो तुम दोनों मुझे बचाना छोड़कर ऊपर ही खड़े रहे। तुम दोनों को मैं अभी यहाँ से भगा रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। बॉडीगार्ड, जी। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मोना अमर की तरफ देखती है। मैंने तो अभी तक आपका नाम भी नहीं पूछा। क्या नाम है आपका मिस्टर? अमर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, मेरा नाम अमर है और मैं यहाँ पिकनिक पर आया हुआ हूँ। इधर की तरफ घूमने निकला था कि तभी ये हादसा होता देखा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर आपको बचाने के लिए पानी में कूद गया। मोना, हाँ मैं जानती हूँ, मैंने आपको देखा। मुझे तो होश ही नहीं रहा, जबकि मुझे पानी में तैरना आता है। मेरा तो सिर पत्थर में टकराने की वजह से चकरा रहा था। अमर, कोई बात नहीं मैडम, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। और फिर थोड़ा अनजान बनते हुए, कहाँ पर है आपका घर और आपका नाम क्या है? मोना, मेरा नाम मोना है और इस आइलैंड की मालिक की बेटी हूँ। अमर हैरानी व्यक्त करते हुए, ओह, तो ये आइलैंड आप ही का है? तो आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। मोना 2-4 कदम आगे बढ़ाती है और थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, शायद उसके पैर पर मोच आ गई थी और अब उसे इसका एहसास हो रहा था और वो एकदम से अमर के कंधे पर लटक जाती है। अमर, क्या हुआ मैडम? मुझे लगता है आपके पैर में चोट लग गई है। मोना दर्द से तड़पती है और करहाते हुए, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, तुम कोई व्यवस्था करो यहाँ से जाने की, मैं पैदल नहीं चल सकती। और उसके गले में ही अपनी बाहें डालकर एक तरह से लटकी रहती है। अमर, पर इस जंगल में साधन कहाँ से मिलेगा मैडम? आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। आपका तो घोड़ा भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, शायद भाग गया है। मोना, क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कोई सांप अजगर फिर से मुझ पर हमला कर देगा। और उसका हाथ पकड़ लेती है। अमर, तो ठीक है, चलिए मैं आपको गोद में उठाकर ले चलता हूँ। और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और गोद में उठाकर ले चलता है। मोना, बेवजह मैंने आपको तकलीफ दे दी है, पर अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपने दोनों बॉडीगार्ड को भगा दिया, वरना वो दोनों जाकर कुछ मदद ले आते। अमर, कोई बात नहीं मैडम, हम है ना। और फिर मन ही मन बड़ा हीरो बन रहा है। अब चल पैदल, वैसे ही इसका वजन बहुत भारी लग रहा है। मोना, क्या कहा आपने? मुझे लगा आपने कुछ कहा। और उसकी आंखों में बड़े गौर से देखती है। अमर, कुछ नहीं, आप तो बिल्कुल फूल की तरह हल्की हो, यही बोल रहा था। मोना, हो क्या बात है। और फिर रास्ते में आकर एक तांगे वाले को रुकवा लिया जाता है और फिर अमर उसे लेकर यश मलिक की कोठी की तरफ बढ़ जाता है। तांगे वाला, राजकुमारी जी क्या हुआ? कहीं गिर गए थे क्या आप? अमर, हाँ, इनके घोड़े ने इन्हें गिरा दिया जंगल में। तांगे वाला, तभी आप इन्हें उठाकर ला रहे थे? अमर, तो फिर क्या करता है? क्या घसीट कर लाता? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ना तांगा चलाने में ध्यान दो। तांगे वाला उसकी बात सुनकर आगे को देखने लगता है और सीधा चल पड़ता है। कुछ ही समय बाद मोना, लो आ गया हमारा आशियाना। अमर नजर उठाकर उस विशाल कोठी को देखता है और मन ही मन, चलो अंदर चलने का जुगाड़ तो हो ही गया, बस अब जल्दी से तिजोरी और मिल जाए, फिर उसे साफ करके यहाँ से 9-11 हो जाऊंगा। मोना, क्या हुआ? किस सोच में डूब गए? अमर,
चलो मुझे उठाकर अंदर ले चलो, मुझसे चला नहीं जाएगा। और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखती है। अमर, हाँ हाँ क्यों नहीं मैडम, अभी ले चलता हूँ। मोना, और ये तुम बार बार मुझे मैडम क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम मोना है, मैंने तुम्हें बताया ना। तो अब से सिर्फ मुझे मोना ही कहोगे और हम आज से फ्रेंड्स हुए। अमर मुस्कुराते, जी मोना। अमर मोना को बाहों में उठाए कोठी के अंदर दाखिल हो गया था और उसे ले जाकर सोफे पर रख दिया था। मोना, आराम से, तुमने तो मुझे पटक ही दिया यहाँ लाकर। अमर, अरे ऊपर देखिए, वहां कोई बुढ़ा खड़ा है और कैसे घूर रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। मोना का ध्यान ऊपर के माले पर जाता है जहां गैलरी में उसके पिता यश मलिक खड़े थे और देख रहे थे अमर की तरफ, जो उसकी बेटी को बड़े प्यार से उठाकर ला रहा था। मोना, अरे डैडी आप जल्दी नीचे आइए, डैडी मेरे पैर में चोट लग गई है। यश मलिक, क्या कहा? तुम्हें चोट लग गई है? और फिर तेजी से नीचे उतर आते। यश मलिक बहुत ही तेज चलकर नीचे आए थे, ऐसा लग रहा था जैसे हवा में बैठकर चले आए हो। अपनी बेटी की चोट का नाम सुनते ही जैसे उसका तो बीपी ही बढ़ गया हो। यश मलिक, कैसे चोट लग गई बेटी, कहां लग गई चोट, दिखाओ मुझे। और उसके पैर की एड़ी को देखते हैं जहां हल्की सूजन आ चुकी थी, जिसे अब धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ना ही था। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और वो जल्दी से फोन निकालकर अपने आइलैंड के स्पेशल डॉक्टर को बुला लेते हैं। अमर, सर इनके घोड़े ने इन्हें गिरा दिया था, बस वहीं से मैडम को लेकर आ रहा हूँ, आप घबराइए मत, आराम से बैठिए। मुझे तो लग रहा है आपकी तबीयत भी कहीं बिगड़ ना जाए। और वो उन्हें सोफे पर एक तरफ बिठा देता है। यश मलिक, घोड़े ने तुम्हें गिरा दिया? कौन सा घोड़ा था बेटी वो? मैं अभी उसे मारकर मगरमच्छ के आगे डाल दूंगा। मोना, अरे पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं जंगल में सैर कर रही थी, तभी एक अजगर घोड़े के पैर पर लिपट गया, जिसकी वजह से वो बड़ी जोर से उछला, जिस कारण मैं ढलान पर गिर गई और लुढ़कती हुई नदी में जा गिरी, जहां से इन अमर ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो शायद नदी में डूब जाती। यश मलिक, क्या कह रही हो? तुम्हारे बॉडीगार्ड्स कहां हैं? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बचाया? और गुस्से से फिर से खड़े हो जाते हैं। अमर उनकी एक्टिविटीज देख रहा था और समझ रहा था ये इंसान कितना खतरनाक है। मोना, नहीं बचाया पिताजी, बल्कि नदी के किनारे दोनों खड़े होकर देख रहे थे और मैं पानी में डूब रही थी। यश मलिक, क्या कहा? ऐसा किया उन दोनों ने? मैं अभी उन दोनों की खाल खींचकर कुत्तों के आगे डलवा दूंगा। अमर मोना की बात सुनकर और यश मलिक का गुस्सा देखकर, अरे नहीं मोना, उन्होंने भी तो हमारी मदद की, मैंने ही तो उन्हें वो जंगली बेल पकड़वाई थी और कहा था तुम हमें खींच लेना, मैं पानी में कूद रहा हूँ, और उन दोनों ने ही तो हमें खींचकर बाहर निकाला, वरना हम दोनों ही डूब जाते नदी में बने उस भंवर के अंदर। मोना, हाँ ये बात तो है, और थोड़ा सा अपना मुंह बिगाड़ लेती है, पर पिताजी मैंने अब उन दोनों को भगा दिया है। यश मलिक, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। और तभी भागते हुए डॉक्टर भी वहां पहुंचा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत टेंशन में आ गया हो। यश मलिक उसे देखकर अपनी घड़ी की तरफ देखता है और, अच्छा हुआ डॉक्टर तो 5 मिनट के अंदर आ गया, वरना मैं तुझे अभी नारियल के पेड़ पर लटका देता। चल अब इलाज शुरू कर। अमर डॉक्टर की हालत देखकर मुस्कुराया और फिर समझ गया ये इसकी आइलैंड में चल रही तानाशाही ही है, सबको यहाँ मजबूरी में काम करना पड़ता। डॉक्टर मोना का पैर चेक करता है और फिर उनमें कुछ दवाई लगाकर टाइट पट्टी से बांध देता है। यश मलिक, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? डॉक्टर, नहीं मालिक, कल शाम तक पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर अपने बैग से कुछ दवाइयां भी निकाल कर दे देता है। यश मलिक, कल शाम तक अब तू यहीं बैठा रहेगा, अगर शाम तक मेरी बेटी का पैर नहीं ठीक हुआ तो मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा, समझ गया? डॉक्टर, जी मालिक समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समय समय पर दवाइयां और मालिश कराता रहूंगा मोना मैडम के पैर की। मोना, अरे अभी तक अमर के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं करवाया। डैडी ये हमारे खास मेहमान है। यश मलिक, हाँ क्यों नहीं। और फिर अमर की तरफ देखते हैं, इसे अपना ही घर समझो और तुम यहाँ घूमने आए हो। अमर, हाँ अपने 3 दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय करने आया था, वो सब होटल में शायद मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। मोना, रुको, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम यहीं रहोगे, तुम्हें होटल से भी अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। मैंने कहा ना तुम हमारे अब खास मेहमान हो। अमर, आपकी बात ठीक है, पर मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा, मेरे तीनों दोस्त वहां रहेंगे और मैं यहाँ अकेला, मुझे बोरियत हो जाएगी। मोना,
तुम फिक्र मत करो, कोई बोरियत नहीं होगी। चलो अब मुझे मेरे रूम तक छोड़कर आओ। यश मलिक ये जानकर कि अमर के 3 दोस्त और हैं, उसे कुछ ध्यान आने लगता है कि उसके इस आइलैंड पर एक साथ 4 दोस्त आए हुए हैं जो काफी मालदार हैं। और फिर कहीं अमर उन्हीं में से तो नहीं है। मुझे लगता है ऐसा ही है। अमर मोना को सहारा देकर उठा चुका था और एक तरफ बढ़ जाता है। पहले ऊपर की सीढ़ियों से उठाकर ले जाता है और फिर वहां से राइट तरफ की गैलरी में जाकर लेफ्ट तरफ मुड़ता है। वही आलीशान और बेहद खूबसूरत सजाया गया कमरा मोना का ही था। मोना दरवाजे पर अपने हाथ को रखती है और अगले ही पल दरवाजा खुल जाता है। अमर, अच्छा तो ये दरवाजा सिर्फ तुम्हारे ही हाथ से खुलता है? मोना, हाँ, और किसी के हाथ से नहीं। अमर, अच्छी बात है। और फिर उसे उसके पलंग पर लेटा देता है। मोना, तुम्हारे लिए यही पास वाला रूम खुलवा दिया जाएगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अमर, एतराज तो है पर अब क्या कर सकता हूँ, जब इस आइलैंड की राजकुमारी का आदेश है तो यही रहना पड़ेगा। मोना उसकी तरफ मुस्कुराकर देखती है। अमर, ठीक है, मैं होटल से अपना सामान ले आता हूँ और फिर यहीं शिफ्ट हो जाता हूँ, मेरा खर्चा भी बच जाएगा, वरना मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही थी। मोना, हाँ तो फिर जल्दी जाओ। अमर कुछ सोचता है और, पर अगर कहीं मेरे साथियों ने मुझे यहाँ नहीं आने दिया तो तब क्या होगा? मुझे तो वहीं उनके साथ रहना पड़ेगा। मोना, तुम इस बात की फिक्र मत करो, वो राजी हो या नहीं तुम चले आना। अमर, ठीक है, और फिर उस रूम से बाहर निकल जाता है। अमर तेजी से आसपास की जगह को देख रहा था और समझ रहा था इस विशाल कोठी की बनावट को। अमर मन ही मन में, कहाँ है ये तिजोरी जहाँ यश मलिक अपना खजाना जमा करता है? मैं सोच रहा था कि यहाँ एंट्री कैसे होगी, पर एंट्री तो बड़ी आसानी से होगी। और अब ऊपर से इस मोना ने भी मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दी। और फिर कुछ सोचते हुए, कहीं अब माधुरी की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब तो मुझे लगता है उसे यहाँ लाकर मैंने कोई गड़बड़ कर दी। क्यों ना मैं उसे वापस छोड़ आऊं और फिर से यहाँ वापस आ जाऊं। यही अच्छा रहेगा, वरना कहीं वो मोना और मेरी नजदीकियों का गलत मतलब ना निकाल ले, क्योंकि मैं जो करने वाला हूं उससे तो यही लगेगा उसको, और यहाँ उसको मैं कुछ समझा भी नहीं पाऊंगा। अच्छा तो यही है कि मैं उसे वापस छोड़कर आ जाऊं। और फिर अमर तेजी से वहां से बाहर की तरफ निकलता है कि तभी यश मलिक उसे हॉल में बैठे नजर आ जाते हैं, जो उसी का इंतजार कर रहे थे। यश मलिक, सुनो अमर, इधर आओ। अमर थोड़ा सा हैरान होता है और फिर उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। जी सर, कहिए। यश मलिक, बैठो अमर। अमर थोड़ा सा उनका चेहरा देखकर मन ही मन में डर का अनुभव करता है और, जी सर, क्या कोई खास बात है? यश मलिक, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम यहाँ कुछ खास इरादा लेकर आए? दरअसल मेरी नजर बहुत जल्दी इंसान को पहचानने लग जाती है और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही एहसास हो रहा है। अमर, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं और मैं तो अभी वापस जा रहा हूँ। यहाँ मेरा इस आइलैंड पर मन ही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अपने फ्रेंड को लेकर शायद कुछ घंटों में ही वापस निकल जाऊँ। पर आपकी बात मेरे को समझ नहीं आई। आखिर क्या मतलब है इस बात का कि तुम यहाँ कुछ खास इरादे से आए हो? और फिर बड़ी जोर से हंसता है। लगता है आज आपकी नजरें फेल हो गई है। यश मलिक अमर को ऐसा हंसते देखकर थोड़ा सा चेहरे पर अलग ही भाव लाते हैं और फिर, अच्छा तो तुम वापस जा रहे हो? अमर, हाँ, जितना देखना था और घूमना था यहाँ देख लिया। यश मलिक, पर मुझे नहीं लगता कि अब तुम यहाँ से जा पाओगे, क्योंकि मेरी बेटी मोना की नजर तुम पर पड़ चुकी है और जब तक वो तुम्हें इजाजत नहीं देगी तब तक तुम इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते हो। अमर हैरान तो नहीं था उसकी बात सुनकर, पर फिर भी एकदम से अपने चेहरे पर घबराहट और ढेर सारी हैरानी ले आता है। यश मलिक उसे ऐसे घबराता देखकर, अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही घबरा गए, और फिर ग्लास में पानी डालकर उसे पकड़ाता है। लो पियो। अमर एक ही सांस में ग्लास खाली कर देता है और, आप क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी मोना मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देगी? मैं कुछ समझा नहीं। यश मलिक बड़ी जोर से हंसते हुए, मेरी बेटी को जो पसंद आ जाता है
वही इस घर के अंदर आ पाता है। और तुम इस घर के अंदर आ चुके हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम मेरी बेटी को पसंद आ चुके हो। वैसे भी वो अपने लिए एक हैंडसम लड़के की तलाश में थी और मुझे लगता है उसने तुम्हें अपने लिए चुन लिया है। अब तो तुम्हारा आइलैंड पर ही घर बसने वाला है। अमर हैरानी से, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा? और वो जो मेरे साथ यहाँ आई है, अगर उसे पता लग गया तो क्या होगा? नहीं, मोना से कहिए कि वो अपने लिए किसी और लड़के को देखे। यश मलिक, अब ये तो तुम्हें ही कहना है। फिर तुम्हें पता लग जाएगा और शायद अभी तुमने मोना को बताया नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहाँ आई है, वरना शायद अभी तक तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के टुकड़े मगरमच्छ खा रहे होते। अमर का सिर और भी ज्यादा चकरा गया था ये बात जानकर। अब वो माधुरी को लेकर और भी ज्यादा चिंतित हो गया था। अमर, देखिए सर, आप कुछ कीजिए। आप मेरी दोस्त को वापस इस आइलैंड से उसके घर भिजवा दीजिए। मैं यहीं रहूंगा, या फिर आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं उसे छोड़कर वापस आ जाऊंगा। यश मलिक, और अगर तुम वापस नहीं आए तो तब क्या होगा? मेरी बेटी तो यहाँ पागल हो जाएगी और उसे मैं संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम यहीं रहोगे। अमर, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुझे भी आपकी बेटी से कोई ऐतराज नहीं है। मैं वापस आ जाऊंगा अपनी दोस्त माधुरी को छोड़कर। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। यश मलिक, अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों के जाने की व्यवस्था कर देता हूं, पर तुम्हें लौट कर आना होगा, वरना मेरी बेटी तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे ही घर तक आ पहुंचेगी। समझे तुम? अमर, जी समझ गया। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ, हमें अपनी पैकिंग भी करनी होगी। यश मलिक, ठीक है, जाओ। अमर वहां से तेजी से निकल गया था और उसे तो अब माधुरी की चिंता होने लगी थी। इससे पहले कि मोना को माधुरी के बारे में पता लगे कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की है, मुझे माधुरी को इस आइलैंड से बाहर करना ही होगा, वरना ये पागल जाने क्या करते। अमर लगभग भागता हुआ अपने होटल में आ पहुंचा था और उसे हॉल में ही बैठे अंकित, रवीना और माधुरी नजर आ जाते हैं। माधुरी, अरे तुम कहां चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, पर तुम्हारा तो कहीं आता पता ही नहीं है। तुम हमारे साथ यहाँ घूमने फिरने आए हो या अकेले ही मौज मस्ती करने? और थोड़ा सा गुस्सा होती है। अमर, अरे यार, तुम्ही ने तो कहा था कि मैं कल सुबह से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, फिर अभी तो शाम ही हुई है। और उसकी कही बात उसी के सिर पर डालता है। माधुरी, अरे अगर मैंने ऐसा कहा था तो क्या हुआ? तुम तो मुझे उठाकर ले जा सकते थे। चलो अब फिर से रात चांदनी में बाहर घूमने चलते हैं। अमर, नहीं, हम दोनों अभी यहाँ से वापस लौट जाएंगे, हमें यहाँ नहीं रहना। तुम ठीक कहती थी, यहाँ रहना खतरे से भरा है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। चलो जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें अभी निकलना है। माधुरी अमर की बात सुनकर एकदम हैरान हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था अब एकदम से अमर को क्या हो गया है। अंकित और रवीना भी हैरान थे, पर अभी वो दोनों चुपचाप बैठे हुए थे क्योंकि अमर ने इनसे कुछ नहीं कहा था चलने के लिए। चंपू मलिक। अमर इस वक्त माधुरी का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जा चुका था और उसका बैग उठाकर जल्दी जल्दी उसका सामान पैक करने लगा था। माधुरी, ये क्या कर रहे हो? तुम अपना सामान पैक क्यों नहीं कर रहे हो? मैं अपना सामान पैक कर लूंगी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था यहाँ आना बेकार है, पर तुम ही जबरदस्ती यहाँ लेकर आए थे। अमर, हाँ, अब मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। अब मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। माधुरी लंबी सांस लेती है और, पर बात क्या हुई है ये तो बता दो। क्यों तुम एकदम से यहाँ से भाग खड़े हो रहे हो? और हमारे साथ उन दोनों को भी तुमने चलने के लिए नहीं कहा? क्या सिर्फ हम दोनों ही यहाँ से जा रहे हैं? अमर, अब ये तो वो दोनों ही जाने, पर मुझे नहीं लगता वो दोनों यहाँ से जाएंगे, क्योंकि वो रवीना तो वैसे ही यहाँ बहुत खुश लग रही है। माधुरी मुंह बनाते हुए, ठीक कहा तुमने, उसे तो वो केयर टेकर जीवन बहुत पसंद आ रहा है। देखना, थोड़े दिन बाद खबर ही आ जाएगी, रवीना ने अपने पहले बॉयफ्रेंड को छोड़कर जीवन को नया बॉयफ्रेंड बना लिया। और फिर बड़ी जोर से हंसती है। अमर, अच्छा मैं भी अपना सामान पैक कर लेता हूँ, और फिर अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। माधुरी, अरे पर इसने तो मुझे बताया नहीं कि क्या कारण हो गया जो अब ऐसे यहाँ से भाग रहा है। और फिर कुछ ही समय में दोनों अपना सामान लादकर घोड़ा गाड़ी में बैठ चुके थे, जो इन दोनों को लेकर हेलीपैड की तरफ बढ़ गया था।
माधुरी धीरे से, देख रहे हो आसपास के लोग हमें कैसे देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमें लूट लेंगे। अमर चुप रहो, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जो भी हमें हाथ लगाएगा उसकी टांगे तोड़ दूंगा। कुछ ही समय में दोनों हेलीपैड पर पहुंच गए थे, पर तभी 4 आदमी इनके पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर माधुरी थोड़ा घबरा जाती है। अमर, कौन है आप और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? एक आदमी, चलिए मिस्टर अमर, आपको अभी मैडम मोना ने बुलाया है। अमर, अभी? हम थोड़ी देर में आते हैं, जाकर मैडम मोना को कह दीजिए। दूसरा आदमी, नहीं, आपको अभी चलना होगा, क्योंकि मैडम मोना का आदेश है और उनका आदेश सबसे पहले पूरा किया जाता है, उसके बाद कोई और का। आप चलिए। अमर, क्या मुझे चलना है या इनको भी मेरे साथ चलना है? और माधुरी की तरफ इशारा कर देते हैं। पहला आदमी, नहीं, सिर्फ आपको बुलाया है। अमर, तो फिर ठीक है। और वो माधुरी की तरफ देखता है और, तुम हेलीकॉप्टर में बैठकर यहां से निकलो, मैं कुछ समय बाद तुमसे आकर मिलता हूं। माधुरी, क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और ये मिस मोना कौन है जो तुम्हें बुला रही है? क्या काम है उसे तुमसे? पहला आदमी, मैडम, आप हमारी मैडम मोना का नाम तमीज से लीजिए, वो इस आइलैंड की वारिस हैं, समझिए आप। माधुरी, अरे जो भी हो, मुझे क्या? चलो अमर, हम यहां से निकल चलते हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माधुरी की बात सुनकर वो चारों आदमी अमर को पकड़ लेते हैं। चलो हमारे साथ, और उसे खींचते हुए एक तरफ को ले जाते हैं। माधुरी एकदम से हैरान रह जाती है, ये क्या हो रहा है? छोड़ो अमर को, कहां ले जा रहे हो पकड़कर? और एक आदमी को पीछे से पकड़कर जोर से खींचती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। अमर ये सब देखकर, रुको, मैं चल रहा हूं, तुम कोई भी मारपीट मत करो। और फिर, माधुरी, तुम वापस होटल चली जा, मैं कुछ समय बाद वहीं आता हूं। वो चारों गुंडे माधुरी को घूर रहे थे और फिर माधुरी को अमर तांगे में बिठाकर वापस होटल की तरफ ले जाने को कहता है। माधुरी बहुत जिद कर रही थी ना जाने की, पर अमर उसे समझा बुझाकर आखिर में जाने के लिए विवश कर ही देता है। अमर उन गुंडों के साथ एक दूसरे घोड़ा गाड़ी में बैठकर मोना से मिलने निकल जाता है। और कुछ समय बाद अमर यश मलिक की शानदार कोठी के अंदर दाखिल हो रहा था और हॉल में ही यश मलिक और मोना बैठे मिल जाते हैं। मोना अमर को आया देखकर बेहद खुश हो जाती है और उसे अपने पास बैठने का इशारा करती है। अमर का मूड बिल्कुल उखड़ा हुआ था, क्योंकि जिस तरह उसे यहाँ लाया गया था और ऊपर से माधुरी के साथ जो सुलूक किया गया था, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मोना, क्या हुआ अमर? मैंने सुना तुम हेलीपैड पर गए थे और यहाँ से भाग रहे थे। तुम वाकई में ऐसा कर रहे थे? पर क्यों? तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि तुम मुझसे तो कहकर गए थे कि मैं अपना सामान लेकर आ रहा हूं। अमर यश मलिक की तरफ देखता है। आपने अपनी बेटी को बताया नहीं कि आपने मुझे क्या आश्वासन दिया था? यश मलिक मुस्कुराते हुए, देखो अमर, मुझे बीच में डालने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारा और मेरी बेटी का आपसी मामला है, तुम दोनों ही निपट लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर टेबल पर रखी सिगरेट को उठाकर सुलगा लेता है। अमर उसकी बात सुनकर मोना की तरफ देखता है, और ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त को वापस छोड़ने जा रहा था क्योंकि उसका यहाँ दिल नहीं लग रहा था और तुम्हारे गुंडों ने उसे मारा, मुझे बहुत बुरा लगा। मोना, क्या कह रहे हो? हमारे आदमियों ने तुम्हारी दोस्त को मारा? मैंने उनको मारपीट करने के लिए तो नहीं कहा था। और फिर वो फौरन आवाज देकर उन चारों को अंदर बुलाती है। गुंडे, जी मैडम, आपने हमें बुलाया? मोना, हाँ, क्या तुमने अमर के दोस्त को मारा? गुंडे अपना सिर झुका लेते हैं और, जी मैडम, उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। मोना, मैंने तुमसे कहा था ना, ये मेरे खास मेहमान है और तुमने इनके साथ मारपीट की और इन्हें जबरदस्ती यहां लेकर आए। गुंडे, माफ करना मैडम, गलती से हो गया था, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मोना, और तुम चारों को सजा जरूर मिलेगी। तुम चारों एक दूसरे के मुंह पर 4-4 तमाचे मारो। गुंडे, ठीक है मैडम। और फिर वो एक दूसरे के मुंह पर तमाचे मारते हैं। मोना, अब तुम जा सकते हो और आइंदा जितना कहा जाए उतना ही करना, समझ गए? वरना अगली बार ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे।
गुंडे वहां से तेजी से निकल गए थे। मोना, अच्छा तो अमर, अब तुम बताओ कौन है तुम्हारा वो दोस्त जिसे लेकर तुम अभी यहां से निकल रहे थे? अमर एक सेकंड रुककर सोचता है और फिर थोड़ा सा लापरवाह होके, अरे छोड़ो, अब वो दोबारा होटल चला गया रहने। अब तुम जल्दी से जो कहना है कहो, उसके बाद मुझे उसे छोड़ने भी जाना है। मोना, तो उसे छोड़कर क्यों आना है? क्या वो अपने आप नहीं जा सकता? अमर, हाँ जा तो सकता है, पर मुझे लगा कि मैं उसे छोड़कर आता तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, अब तुम्हें कोई काम है या नहीं, वरना मैं अपने होटल में जाऊं। मोना, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने ऊपर का कमरा खुलवा दिया है और तुम्हारे पहनने के लिए हर कपड़ा वहां आ जाएगा, तुम्हारे नाप के। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद तुम यहीं रहोगे। अमर, ठीक है, तुम्हें यही पसंद है तो मैं यहीं रहता हूँ। यश मलिक तिरछी नजरों से अमर को देखते हुए, बड़ी जल्दी समझ में आ गया तुम्हें तो, और धुएं का कश हवा में उड़ा देता है। अमर उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी मोना, अरे अंकल कहाँ जा रहे हो? मुझे भी तो लेकर चलो, अभी भी मेरे पैरों में मोच ही है। अमर, हाँ क्यों नहीं, और उसे फिर से गोद में उठाकर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। रवीना इस वक्त होटल के बाहर टहल रही थी और तभी वहां जीवन आ पहुंचता है। रवीना उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराती है और मैं जानती थी ये घोंचू यहां जरूर आएगा। जीवन, आप अभी तक सोई नहीं मैडम रवीना? मुझे तो लगा था आप सब सो गए होंगे। रवीना, हाँ जीवन, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा यहीं लॉन में टहल लूं, और अब तुम आ गए हो तो और भी अच्छा लग रहा है। चलो उस तरफ चलते हैं। जीवन, उधर झूले पर? हाँ चलिए। रवीना, अच्छा जीवन एक बात बताओ, कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते इस आइलैंड पर? जीवन, ज्यादा नहीं, अभी हमें 10 साल ही हुए हैं इस आइलैंड को खरीदे और बस आए, तब से मैं ही इस पूरे आइलैंड की देखभाल कर रहा हूँ। रवीना, और तुम्हारे मालिक यश मलिक क्या करते हैं? क्या वो तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करते काम में? जीवन, जी नहीं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि यहाँ क्या क्या होता है, सब मैं ही देखता हूँ। आप तो ये समझ लीजिए इस आइलैंड की सारी पावर मेरे ही हाथ में है। रवीना, फिर तो आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है, और उसकी हथेली को अपने हथेली में ले लेती है। बताओ ना मुझे, तुम्हारे पास जितना सारा पैसा है। जीवन को अपनी हथेली में गुदगुदी का एहसास होता है और वो बहुत सारा, इतना सारा कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। रवीना, क्या सच में ये सारा पैसा तुम्हारा ही है? और फिर यहाँ के मालिक यश मलिक का? जीवन धीरे से, अरे तुम सब पैसे को मेरा ही समझो, एक ही बार में मैं यश मलिक को कंगाल बनाकर जा सकता हूँ, यहाँ तक कि पूरे आइलैंड को मैं अपने नाम कर सकता हूँ और इस यश मलिक को कुछ पता ही नहीं लगेगा। और मन ही मन में लड़की को पटाने के लिए डायलॉग तो बोलने ही पड़ेंगे। रवीना, क्या कर रहे हो? पर उनका तो एक बेटा भी है ना, क्या वो यहाँ का काम नहीं संभालता? जीवन, अरे उसके दोनों बेटा और बेटी सिर्फ आवारागर्दी करते हैं, बेटा तो सारा दिन शराब में ही डूबा रहता है, उसे तो पता ही नहीं कि यहाँ क्या चलता है। रवीना, अच्छा तो ये बात है, और फिर उसके बाजू को अपनी बाजू में कस लेती है। जीवन, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साथ जो ये लड़का आया है अंकित, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? रवीना, अरे छोड़ो तुम उसकी बात को, यहाँ से जाने के बाद मैं उसे चलता कर दूंगी और फिर से तुम्हारे पास यहाँ रहने चली आऊंगी। क्या तुम मुझे यहाँ अपने साथ रखोगे या नहीं, बता दो। जीवन, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को कौन अपने पास नहीं रखना चाहेगा। रवीना, अच्छा पर तुम शादी करने कहाँ आओगे? क्या तुम घोड़े पर बैठकर मेरे घर मुझे लेने आओगे? जीवन, हाँ हाँ क्यों नहीं, घोड़ों की पूरी लाइन लगा दूंगा मैं तुम्हारे घर आने में। रवीना, ओहो जीवन तुम कितने अच्छे हो, और उसके कंधे पर अपना सिर रख लेती है। अंकित होटल के कमरे की खिड़की से उन दोनों को देख रहा था। ये लड़की रवीना इतनी जल्दी किसी को भी अपने झांसे में ले लेती है, इसकी अदाओं से बच पाना तो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हो पाता है। बेचारा जीवन, अब इसका क्या होगा?
इसे तो पता भी नहीं लगेगा कब इसका खेल खत्म हो गया।